हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप में वृद्धि। वैश्विक ताप में वृद्धि का कारण क्या है, क्यों वैश्विक ताप बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नाम से स्पष्ट है कि धरती के वातावरण के तापमान से लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिसे कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है, जो लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है। इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने का कारण होने पर यह आवरण और भी सघन मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये इसकी तापमान बढ़ जाएगी कि हम लोगों के रहने के लिए नहीं होगा, सनबर्न होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इतना ज़्यादा मतलब हो जाएगा कि हमारे रहने के लिए अनुकूल नहीं रह पाएगा। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव क्या है, कि वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण क्या क्या हैं, कि वैश्विक ताप जो हो रहा है वृद्धि किस किस वजह से हो रहा है। वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण, कि वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण क्या क्या है। तो पहला आपका कारण है वाहनों से निकलने वाले धुएं। वाहनों से निकलने वाले धुएं जैसे कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल कितने ज़्यादा वाहन चलने लगे हैं। पहले के टाइम में ऐसा था कि मनुष्य अपने छोटे छोटे कामों के लिए साइकिलों का उपयोग करते थे, पैदल वॉक पे निकल जाया करते थे थोड़ा दूर है तो। लेकिन अभी क्या होता है, अभी चाहे छोटा सा ही क्यों काम ना हो, उनको गाड़ी से जाना है, वो लोग पैदल नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा वाहन बढ़ गया है कि आप अगर थोड़ी देर के लिए सिग्नल चौक में कहीं पे रुकते हैं, रायपुर जैसा सिटी कहीं जाते हैं तो सिग्नल चौक पे कहीं थोड़ी देर रुकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक साथ जब सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती तो आपके पूरे फेस में पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है पूरे धुएँ की वजह से। पूरा वहाँ पे का चारों तरफ का वातावरण उस वाहनों के धुएँ से भरा रहता है। इतना ज़्यादा उसकी वृद्धि हो रही है कि ये सारी मोटरसाइकिलों की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे एकदम ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद फिर दूसरा है आपका रासायनिक उर्वरकों पर जहरीले कचरे। जैसे रासायनिक उर्वरक रहते हैं, उनके जहरीले आवरण जो रहते हैं, रासायनिक कचरा जिसको बोल सकते हो, वो इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग में ये वृद्धि के मुख्य कारण बन जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा है आपका प्लास्टिक, धातु, लेड, बैटरी, बेकार धातु, टीन आदि। प्लास्टिक, आप सभी जानते होंगे कि प्लास्टिक जो होता है वो किस प्रकार हमारे धरती को धीरे 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 करके खाता जा रहा है। तो जल्दी से डिकम्पोज होता नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, जब भी उसका यूज़ करते हैं अक्सर गवर्नमेंट सरकार ने प्लास्टिक के बैग तो बंद कर दिए, लेकिन फिर भी हम लोग आज तक उसका प्लास्टिक का उपयोग करना नहीं छोड़े। हमको कुछ भी काम रहता है तो हम प्लास्टिक के कैरी बैग का ही उपयोग करते हैं। ये नहीं कि पेपर से बने कैरी बैग का या और दूसरे कैरी बैग का हम लोग यूज़ नहीं करते, हमको पॉलीथीन का यूज़ करना है। और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि इसका हम लोग अच्छे से निस्तारित नहीं कर पा रहे। उसके फिर धातु, लेड, बैटरी, आप जो भी बैटरीज वगैरह देखते हैं वो सारे जो जो भी बैटरीज होती है सभी चीज़ों में लगती है, वो भी बैटरी जब ख़राब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेकार में फेंक देते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो भी इसमें जो केमिकल्स मिले रहते हैं बैटरियों में, वो क्या करती है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। उसके बाद बेकार धातु या टीन, जो भी टीन होते हैं वो भी आसानी से तो निस्तारित नहीं हो पाते, तो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनते जाता है धीरे धीरे। उसके बाद चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है आप सभी जानते होंगे, और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है आपके फ्रिज में। और आप सभी जानते होंगे कि आजकल फ्रिज का कितना ज़्यादा चलन होने लगा है। चाहे किसी के घर में अच्छे से चीज़ें रहें चाहे मत रहे, लेकिन उनको अपने घर में फ्रिज होना चाहिए। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े उतने ज़्यादा फ्रिज की संख्या भी बढ़ी, और जितनी ज़्यादा फ्रिज होंगी उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा ही होगा। और आपको पता होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को 3% हानि पहुंचाता है। धीरे धीरे करके ओजोन परत को इतना ज़्यादा हनन कर देगा कि ओजोन परत एक टाइम में पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत काम क्या करता है। ओजोन परत जो तेज़ धूप की किरणें हैं, जो आपकी तेज़ धूप की किरणें उनसे हमको बचाकर रखती है। अगर यही ओजोन परत नहीं रहेगा तो एक टाइम ऐसा है पूरी धरती आग के समान जलने लग।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रभाव। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, उसके प्रभाव क्या किस किस चीज़ों पे पड़ रहे हैं, क्या क्या ऐसा चेंजेस आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोके नहीं तो किस चीज़ में अत्यधिक ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व तापमान में वृद्धि के कहर से पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, जिसके तहत वर्षा में कमी आ रही है। ऑब्वियसली अगर तापमान बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा कम वर्षा होगी, वर्षा की कमी आएगी। वर्षा की कमी का प्रत्यक्ष भाग आप सभी को पता होगा कि अगर वर्षा नहीं हो रही है तो आधे से ज़्यादा किसान तो सिर्फ बारिश के पानी से ही डिपेंडेंट करते हैं। अगर वो बारिश का पानी नहीं मिल रहा है उनके खेती के लिए तो सभी फसल सूख जाएंगी। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि पर पड़ता है। सूखे हो जाते हैं सारे, कोई भी धान वगैरह जो भी आप फ्रूट प्रोडक्ट उत्पन्न करते हो सब कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसका उसके प्रकार देखते हैं कि विश्व तापमान में प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव किसमें पड़ेगा, तो पहला आपका पड़ेगा तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि कैसे होगा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से, तो जो तापमान में वृद्धि से क्या होगा कि तापमान में वृद्धि से हिमालय के हिम झीलों में परिवर्तन होते रहेंगे। ये झीलें प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका न्यू साइंटिस्ट के अनुसार सन 2025 तक हिमालय के सभी हिमनद नष्ट हो जाएंगे, जिसके दौरान विकराल बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव घाटी के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। ताप वृद्धि से ध्रुवीय उच्च पर्वतीय बर्फ भी पिघलने से समुद्र के किनारे स्थित शहर कई सारे डूब सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी बड़े बड़े हिमनद है जैसे ग्लेशियर वगैरह आप सभी देखते हैं, जानते हैं, सुनते आए हैं, तो क्या होंगे जब तापमान बढ़ेगा तो उनको भी कम तापमान की ज़रूरत है ना भाई। अब ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेंगे, धुएँ बढ़ेंगे, तो क्या हो रहा है वो भी ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे करके पिघलने लग जाएंगे। तब इतने बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघलेंगे तो हमारा पूरा एक टाइम पे इतना ज़्यादा बाढ़, इतना ज़्यादा पानी आएगा कि हम पूरे जो समुद्री इलाके जो हैं वो सारे शहर पूरे डूब जाएंगे तापमान की वृद्धि के वजह से। उसके फिर दूसरा है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। जो ध्रुवीय बर्फ जो रहता है ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ को बर्फ के रूप में लगभग 7 मिलियन घन मीटर जल मौजूद है। यह संपूर्ण बर्फ पिघल जाएंगे तो समुद्र का तल 7 से 8 मीटर तक ऊंचा बढ़ जाएगा, जिससे कई द्वीप समूचे ही जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान अनुमान के अनुसार समुद्र तल में 5 मीटर ऊपर उठने की संभावना है। मतलब अभी जो हम लोग आज जो चल रहा है, ठीक है, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से ठीक है कि अभी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस टाइम पे कोरोना वायरस नहीं आया था, लोग घर से जब बाहर निकलते थे हर वक्त भीड़, हर वक्त फैक्ट्री को चलना, प्लांट्स का चलना, तो उसके धुएँ क्या कर रहे थे पूरे चारों तरफ के वातावरण को इतना ज़्यादा जहरीला कर दिए थे कि आपके जो ध्रुवीय बर्फ थे वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे उसका बढ़ रहा था। जैसे कि आप सभी एकदम एक अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं कि गंगा, पहले देखे होंगे कि गंगा कितनी ज़्यादा गंदी होती जा रही थी। उनको साफ़ करने के लिए बड़ा बड़ा अभियान चला रहा था कि गंगा साफ़ करना है, ऐसा करना है, लेकिन उनको साफ़ करने का सबसे एक आसान रास्ता क्या था, उसमें आप गंदगी ही नहीं छोड़ो ना भाई। आप रोज़ जो गंदगी करो वो मत छोड़ो। तो आप उसका अभी के टाइम आप गंगा देख सकते हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे गंगा कितनी ज़्यादा स्वच्छ हो गई है, सारी तरफ का वातावरण साफ़ हो गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का फॉलो नहीं करते। हम लोग और ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, उसको रोकने का कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप सभी जानते ही हैं कि क्या दुष्प्रभाव हमको मिल रहा है। ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है, ऑब्वियसली वो भी 5 मीटर ऊपर उठने की संभावना है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर ध्रुवीय बर्फ 5 मीटर ऊपर उठ गया और वो उठते रहा तो एक टाइम इतना ज़्यादा बाढ़ आएगा कि पूरा धरती, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है आपका समुद्र तल का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ वाटर, इंक्रीज इन सी लेवल। भूमंडल के औसतन तापमान में 5.5 सेल्सियस की वृद्धि से समुद्र का तल 25 से 165 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। समुद्र तल दो कारणों से बढ़ता है, पहला समुद्री जल की ऊष्मीय प्रसार, दूसरा ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, जो कि आप लोग पहले फर्स्ट वाले टॉपिक में सुने हो कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है, उपरोक्त कारणों से ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्र का तल बढ़ रहा है। उपरोक्त कारणों से समुद्र जल बढ़ जाते हैं, जो खाड़ी के किनारे के क्षेत्र जैसे बांग्लादेश या अमेरिका का बोस्टन शहर, कोलकाता शहर आदि अनेक निचले शहरों के पूर्ण रूप से डूब जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर समुद्री तल
समुद्री तल बढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे शहर, जैसे आप लोगों ने देखा है अमेरिका, बोस्टन, कोलकाता शहर आदि, जो भी निचले शहर जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जो समुद्र के किनारे से पूरे घिरे हुए हैं, वो क्या होगा, समुद्र तल के बढ़ने से वो सभी शहर डूब सकते हैं, उनके में बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। उसके फिर चौथा है मौसम परिवर्तन, चेंजिंग इन वेदर। ठीक है, अब वैश्विक ताप की वृद्धि से मौसम में क्या चेंजेस आएगा भाई, जैसे कि मौसम में चेंजेस क्या आएगा, अब सभी जानते हैं कि अगर ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा मौसम चेंज होता है तो बारिश नहीं होती। सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न तो वही है कि अगर मौसम परिवर्तित होता रहता है तो जिस टाइम पे जो मौसम होने रहता है, जैसे कि ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो जैसे अभी हो रहा है आप सभी देखे होगे, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम पे पानी गिर जाता है। ठंडी के मौसम में बरसात हो जाती है, बरसात के मौसम में कभी धूप तेज़ हो जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मौसम में चेंजेस हो रहा है। पहले के टाइम में कुछ दशक पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, क्यों पता है, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग होना धीरे धीरे चालू हो गया, तो क्या हो रहा है, मौसम में परिवर्तन होने लग गया। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, आप सभी इसका एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हो आजकल जो आपके साथ हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, बादल नहीं है फिर भी कभी भी अचानक बारिश होने लगती है, मौसम में चेंजेस आ जाते हैं। उसी प्रकार होता है कि भूमंडल की औसत तापमान में 3 अंश सेल्सियस की वृद्धि से उच्च अक्षांश पर औसतन ताप 10 अंश सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। आने वाले समय में ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सर्दी की ऋतु छोटी और आर्द्र हो जाएगी और गर्मी की ऋतु लंबी और शुष्क हो जाएगी। ताप वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होगा, ये 7 से 11% तक वर्षा अधिक होने लगेगी। जैसे कि आप सभी देखोगे कि ठंडी इस टाइम पे इतना ज़्यादा पड़ा था कि उसके फिर जैसे उसके अपोजिट वैसे ही बारिश भी होने लगी थी। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे कि जितने भी किसान हैं वो लोग सिर्फ अपने फसल को लेके परेशान है। बारिश हो रही है, ओले बरस रहे हैं, कहीं पे तो इतने ज़्यादा ओले बरस रहे हैं कि उसके पूरे फसल पूरा ख़राब हो गया। अभी आप लोग सभी न्यूज़ में पढ़ ही रहे होगे कि कब इतने ज़्यादा किसी किसी शहर में ओले गिरे हैं कि यहाँ के पूरे किसान परेशान हैं मौसम के बदलाव की वजह से। और एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो ठंडी का मौसम है वो कम हो जाएगा, और आपका जो गर्मी का मौसम है, आप सभी तो पता ही होगा कि गर्मी के मौसम में रहना कितना मुश्किल है। आप कहीं बाहर नहीं निकल पाते गर्मी के मौसम में, अगर थोड़ी देर भी आप धूप में खड़े रहेंगे तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, पेट से जुड़े प्रॉब्लम होने लग जाते हैं धूप की वजह से। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मौसम के परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है प्रजाति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्पेसिस। अब इसका प्रजाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि से भाई। ठीक है, तो प्रजाति पर इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि प्रत्येक पादप एक जीव जंतु एक विशेष तापक्रम पर सीमा में जीवित रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पेंगुइन को मीठे पानी में रहने की आदत है, लेकिन अभी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जो पानी है वो मीठा जो पानी था वो भी धीरे धीरे करके उसका खारापन, उसका डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, समुद्र का खारापन, और जो पेंगुइन है वो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहा है। उसके बाद फिर आपके बाकी जीव जंतु जैसे बर्ड्स हो गए, छोटे छोटे चिड़िए हो गए, और बाकी सारे जीव जंतु हैं, उनका एक विशेष तापक्रम होता है कि उनको उतनी ही लिमिट में रहना है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तापमान की वृद्धि की वजह से। तो भूमंडलीय तापमान के कारण ताप में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में बहुत सी प्रजातियां ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो सकती है, और कई प्रजातियां जो जल्दी स्थानांतरित नहीं हो सकती वे मर भी सकती हैं, और बहुत से पेड़ पौधे भी विलुप्त हो जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं जो इसकी तापमान की वृद्धि की वजह से क्या होता है वो उनकी भी विलुप्त का कारण बन जाता है। और बहुत सारे जीव जंतु भी आप देखे होंगे कि पहले के टाइम में आपके कहीं भी देखते थे आपको जो एक छोटी चिड़िया आती है, ठीक है, वो जो हर टाइम आपके चारों तरफ रहते हैं, जिसको नॉर्मली भाषा में आप बामन चिड़ी बोल सकते हो, सभी इसी चीज़ में ज़्यादा अच्छे से जानोगे। अभी वो देखने को नहीं मिलती। आपके कौवे होंगे, कौवे भी पहले सभी तरफ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कौवा जो बामन चिड़ी जो है ना, उनका उनकी सहन शक्ति थी उस विशेष तापक्रम में रहने की। लेकिन अभी हमारे छोटे छोटे शहरों में जैसे बेमेतरा को ही ले सकते हैं, बेमेतरा में भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोगों को उन जगहों पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, और वो धीरे धीरे करके उनकी जो प्रजाति है वो क्या हो रही है, विलुप्त होते जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर छठवा है आपका अन्न उत्पादन, फूड प्रोडक्ट। अब वैश्विक तापमान का फूड प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि पहले टॉपिक में आपने देखा था कि अगर धूप ज़्यादा बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपके किसान भाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बारिश नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बारिश में ही डिपेंड
अन्य उत्पादन, फूड प्रोडक्ट। तापमान की वृद्धि की वजह से जो भी हम अन्य उत्पाद करते हैं, फूड प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं, सभी फूड प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे तापमान पर निर्भर करते हैं। अगर जैसे कि आपका चावल ले लेते हैं, धान की खेती का भी एक तापमान होता है कि अगर उससे ज़्यादा तापमान अगर बढ़ता है तो धान की खेती आसानी से नहीं हो पाती। और कोई भी उसको फसल को लगाने के लिए उसका एक तापमान निर्धारित होता है। अगर उस तापमान से ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो क्या होती है, वो फसल अच्छे से नहीं लग पाती। जैसे कि एक अनुमान के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में चावल का उत्पाद प्रति 1 सेल्सियस ताप वृद्धि में 5% की कमी हो जाएगा। किस वजह से? तापमान की वृद्धि की वजह से। यद्यपि वायुमंडल में CO2 सांद्रण में वृद्धि फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होती है, फिर भी विश्व का कुल अनाज उत्पादन भूमंडलीय ताप बढ़ने पर घट जाएगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट की उत्पादन होती है वो धीरे धीरे करके घटने लग जाएगी, जिसकी वजह से जलवायु और संरचना में परिवर्तन अकाल के रूप में भी परिलक्षित होते हैं। अमेरिका पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के एक अध्ययन के अनुसार सन 2060 तक दुनिया का चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का उत्पाद 1.2 से 7.6% तक कम हो जाएगा। तापमान में वृद्धि से विश्व जल संकट से भी घिर सकता है, जल संकट से भी, फूड प्रोडक्ट से भी, क्योंकि तापमान अगर बढ़ता जाएगा तो वो फसल नहीं लग पाएंगे, और फसल अगर लग रहा है तो उसका अनुकूल तापमान की ज़रूरत पड़ती है, और अनुकूल तापमान नहीं होता है तो कभी भी बारिश नहीं हो पाती है। बारिश की वजह से भी पूरे अन्न खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण। अब वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो अब हमको उसको क्या करना है, कंट्रोल ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर हो भी गया है ग्लोबल वार्मिंग तो क्या करते हैं हम लोग उसको, किस रूप में उसको ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक करने के लिए। तो 1992 में रियो शहर में 160 देशों ने विश्व की जलवायु परिवर्तन के लिए सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए हैं। उनमें वहाँ एक इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था कि सिर्फ तापमान ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए पूरे 160 देश इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला है कि भूगर्भीय ईंधन के प्रयोग को कम कर सकते हैं। भूगर्भीय ईंधन वो जो भूमि के द्वारा हमको जो ईंधन मिलता है वो, उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। उसकी जगह हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का विकास करके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा सकता है। अगर हम लोग भूमि से निकलने वाले ईंधन का उपयोग कम करके ये सारी गैसों का उपयोग करें तो हमारा तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होना कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। जितने ज़्यादा आप वृक्ष लगाओगे तापमान में वृद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वृक्ष जब रहते हैं तो हमको छाया मिलती है, धूप की रोशनी को कम करता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वैश्विक ताप की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है खेतों में नाइट्रोजन खाद को कम करके, जो भी नाइट्रोजन खाद वगैरह रहता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन खाद की कमी करके हम लोग गैसों के उत्सर्जन को भी रोक सकते हैं। अगर नाइट्रोजन खाद को कम करके हम लोग बायो खाद का, जो घर में बने खाद का, गोबर खाद का उपयोग करके नाइट्रोजन खाद का उपयोग ना करके हम लोग बायोगैस का उपयोग करें तो उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में रिप्लेसमेंट का विकास करके तापमान को भी कम किया जा सकता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो फ्रिज वगैरह में लगा रहता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसकी जगह दूसरा गैस का उपयोग कर सकते हैं जिससे तापमान में वृद्धि कम हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है।